देखिए भाई, मैं चिराग हूँ और चिराग का अपना कोई ठिकाना नहीं होता, पर वो जहाँ जाता है रोशनी फैलाता है। मेरी लड़ाई भाई, जब मैंने ये संकल्प लिया था, जिस दिन मेरे पिताजी अस्पताल में थे और उनका निधन हुआ, मेरे लिए सबसे आसान परिस्थिति थी उस वक्त कि मैं मौजूदा शक्तियों के सामने नतमस्तक होता, अपने सिद्धांतों से समझौता करता, मेरे पिताजी के विचारों को मिट्टी में रौंद देता और उसके बाद दुनिया भर की ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, सहूलियतें मुझे परोस कर दी जाती। भाई, आज मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि चिराग पासवान को निपटा दिया गया। भाई, चिराग पासवान ने खुद संघर्ष का रास्ता चुना है। अगर मुझे बंगले का लालच होता या बंगला, मंत्रालय, यही मेरे लिए अगर लक्ष्य होता, तो ईमानदारी की बात है भैया, जो रास्ता मैंने चुना उस रास्ते को मैं नहीं चुनता। मैं नतमस्तक होकर रहता इन तमाम शक्तियों के सामने और हर उस सुख सुविधाओं का, ऐशो आराम का मैं लाभ उठाता जो बदले में मुझे दी जानी थी। खैर, अभी बातें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या लालच तमाम बड़ी शक्तियों के द्वारा नहीं दिए गए। अगर मुझे अपना लालच होता, मुझे बताइए ना, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को मानेगा। और चिराग पासवान तो भैया 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का है भैया। मुझे नहीं पता था कि जब मैंने 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो मैं इस बात को जानता था कि आने वाले दिनों में मेरे सामने क्या क्या कठिनाइयां नहीं आएंगी। और ये बंगला तो भाई बहुत छोटी सी चीज है। मुझे अपने बंगले की चिंता नहीं है, मुझे उन लोगों के घर की चिंता है जिनके सर पर आज छत तक नहीं है। अपने ही बिहार के लोग जो बिहार में प्रवासी कहलाए जाते हैं, मुझे उनकी चिंता है भैया, जो दूसरे प्रदेशों में किराए के घर, किराए के मकान, संभवतः सड़क पर, चौल में, बस्तियों में अपना घर बसर कर रहे हैं। मुझे अपने बंगले की चिंता नहीं है, मुझे उनकी चिंता है कि उनको कैसे सह सम्मान हम लोग वापस बिहार लेकर आए, उनको यहाँ पर घर दिया जाए। मेरी लड़ाई उनके लिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बिहार पर राज करने की मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई बिहार पर नाश करने की है। अपनी सुख सुविधाओं की मेरी लड़ाई नहीं है भैया। संघर्ष मुझे विरासत में मिला है और यही संघर्ष मुझे विरासत में मिला है। जो लोग बोलते हैं ना नेपोटिज्म, नेपोटिज्म के नाम पर, लेगेसी के नाम पर मुझे ये संघर्ष दिया गया है जो मैंने अपने पिता से सीखा। मेरे पिता भैया 89 के बाद से, आप सब लोग कहते हैं कि भैया मंत्री कोई भी, प्रधानमंत्री कोई भी वो मंत्री रहे, पर 89 से पहले का संघर्ष किसने देखा उनका? 69 में पहली बार वो विधायक बने थे। 20 साल तक संघर्ष किया, तब वो उस लक्ष्य पे पहुंचे। संघर्ष करने से मैं डरता नहीं हूँ। डरता तो ये कदम मैं नहीं उठाता, डरता तो मैं नतमस्तक होता तमाम उन शक्तियों के सामने। पर हाँ, दुख है मुझे, तकलीफ है मुझे कि जिस तरीके से इस घर को खाली कराया गया। भाई, ये घर आजीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि आजीवन आप मुझे दें। और मैं, मेरा परिवार कानून का पूरा सम्मान करता है भैया। मैंने कभी नहीं कहा कि 12 जनपद मुझे आजीवन के लिए दिया जाए, ना मैं उस लायक हूं, ना मुझे उसकी जरूरत है। भाई, वैसे भी मुझे बिहार की राजनीति करनी है। अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों की बात करूं, बिहार मेरा प्रदेश है, बिहार मेरी कर्म भूमि है। मुझे बिहार के लिए संघर्ष का रास्ता मैंने चुना है, बिहारियों के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। दिल्ली में घर बंगले की मुझे अगर होती तो 50 साल तक मेरे पिताजी दिल्ली में रहे, उन्होंने वहां की राजनीति की। अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में अपना कोई ना कोई घर तो बना ही लिया होता। कम से कम खुशी है मुझे इस बात की कि लोगों को इस बात का तो पता चला, जो भ्रम फैलाते हैं कि भैया 50 साल आपके पिता मंत्री रहे। मुझे गर्व है कि वो एक ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने अपने लिए कभी काम नहीं किया होता तो कम से कम आज अपने लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली में करके रखी होती। अपने नाना नानी के घर पे मैं रह रहा हूँ और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। पर मुझे दिक्कत इस बात की है कि 12 जनपद जो आश्रय था, 12 जनपद जो छत थी उन तमाम गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक ठिकाना था 12 जनपद। 12 जनपद में लोग जाते थे बेझिझक होकर वहां पर अपने काम, अपनी
रहने, अपने खाने पीने की व्यवस्था वो मान कर चलते थे कि भैया एक घर है हम लोग का 12 जनपद में। और मैं से बिहारियों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, देश भर के लोगों की बात कर रहा हूँ भाई, मैं पत्रकार साथियों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के भी जो सहयोगी दिल्ली में रहते थे, बेरोक टोक दोपहर में पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, धूप है, गर्मी है, बरसात है, 12 जनपद ही आते थे, वहीं पर आकर चाय नाश्ता खाना पीना सब वो लोग करते थे। तो ये एक आश्रय था ऐसे लोगों का जो आश्रय छीन लिया गया। मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, पर जिस तरीके से छीना गया, अब जो मैं बात कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। अब जो मैं बात कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ये घर छीना गया। चिराग पासवान, मेरी माता जी रीना पासवान, मेरा परिवार में कौन लोग बचे हैं भैया? मेरी सिस्टर हैं, बच्चे हैं, मेरी एक बूढ़ी नानी है, कल देखा होगा किस तरीके से व्हील चेयर से वो चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती। जब हम लोग घर खाली करने के लिए तैयार थे तो उसके बाद इस तरीके से बेइज्जत करने की साजिश क्यों रची गई? आप मुझे बताएं, मैंने कभी कहा कि मुझे 12 जनपद हमेशा के लिए चाहिए? हर बार हम लोग 12 जनपद खाली करने के लिए तैयार थे, बातचीत होती थी और जितना मुझे आश्वासन दिया जाता था उतना समय मैं आगे लेता था घर को खाली करने के लिए। मैं 29 तारीख रात में घर खाली करने के लिए तैयार था। मुझे कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया था, पर फिर भी मुझे जानकारी दी गई थी कि संभवतः 30 तारीख तक मुझे घर खाली कर देना चाहिए। मैं 29 तारीख को सह परिवार उस घर से निकलकर अपनी नानी के घर में जाने की व्यवस्था कर चुका था। मेरा परिवार तैयार था, मेरी माताजी, नानी सब तैयार थे और हम लोग जाने वाले थे। मैं फिलहाल नाम नहीं लूंगा, पर क्यों मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री ने 29 तारीख को अपने घर पर बुलाया? क्यों बुलाया? क्या मैंने समय मांगा था? नहीं। आप लोग छानबीन कर सकते हैं, समय आएगा और बातें मैं आप लोगों से साझा करूंगा। क्या मैंने समय मांगा था? नहीं। क्या मैंने आग्रह किया था वहां पे जाके कि मुझे और समय दिया जाए? नहीं। क्यों मुझे उस बड़े मंत्री के द्वारा 29 तारीख को बुलाया गया? बुलाकर क्यों मुझे आश्वासन नहीं, वादा किया गया कि घर को लेकर आप निश्चिंत रहें, घर आपसे नहीं लिया जाएगा? उस बड़े मंत्री ने एक और बड़े मंत्री से फोन पर मेरे सामने बातचीत क्यों की? और मैं उस वक्त अकेला मौजूद नहीं था। जिस मंत्री से मेरी मुलाकात हो रही थी और जब उन्होंने दूसरे मंत्री से बातचीत की, उस वक्त एक और सांसद वहां पर मौजूद थे। ये तमाम बातें आगे अगर कभी स्पष्ट करने की जरूरत पड़ी मैं करूंगा, पर आप लोगों को जानकारी अपने स्तर पे भी मिली जाएगी। क्यों उस मंत्री से, उस बड़े मंत्री ने दूसरे मंत्री से फोन पे बातचीत की और बातचीत कर इस बात को तय किया गया और ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि बिहार में अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है, हम लोग को चिराग पासवान को नहीं छेड़ना चाहिए। भविष्य है बिहार का चिराग पासवान, ये मौजूदा केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री, और मैं टॉप 5 रैंक के मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे मंत्री की नहीं, जो सरकार में निर्णय लेते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्यों उन्होंने फोन पर दूसरे मंत्री को ये कहा कि बिहार का भविष्य है चिराग, हम लोग को इनके मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मौजूदा परिस्थिति जैसी चल रही है चलते रहने दिया जाना चाहिए। उनके इस वादे पर उस रात मैं अपने परिवार के साथ 12 जनपद पे रुका और अगले दिन जिस तरीके से फोर्स भिजवाकर, भैया इतना क्या बुरा किया कि जिस तरीके से आपने फोर्स भिजवाई और जिस तरीके से उस फोर्स ने आकर हम लोग के सामान को बाहर फेंकने का काम किया। मेरे पिता की तस्वीरों को, मुझे दुख इन बातों का, जो मैंने कहा कि मुझे दुख है, घर मुझे आज नहीं तो कल खाली करना था, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैंने कर दिया। आपने 3 घंटे में मैंने घर खाली किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। पर जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को उठाकर बाहर फेंका गया, जिस व्यक्ति को, रामविलास पासवान को इसी साल आपने पद्म भूषण से सम्मानित किया, उनकी तस्वीरों को उठाकर आपने बाहर फेंक दिया। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को उठाकर आपने घर के बाहर फेंका। मेरे पिताजी की नेम प्लेट, ये तस्वीरें आप ही सबके उस पे मैंने देखी हैं, आप ही सबके माध्यम से मेरे पास वो तस्वीरें आई हैं, क्योंकि मैं तो दिन में ही घर से बाहर चला गया था। उसके बाद जिस तरीके से मेरे माता पिता के बिस्तर पर आपके अधिकारी जूते चप्पल पहनकर उनके बिस्तर को रौंद रहे हैं, जिस बिस्तर पर मेरे पिता सोते थे उस बिस्तर पर जूते चप्पल पहनकर आप चढ़ रहे हैं। आपकी पुलिस की महिला कर्मी, मेरी महिला
मददगार जो घर में जो इतने समय से जो परिवार के सदस्य के तौर पर है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही हैं। जो मेरी नानी की देखभाल कर रही हैं, उनके साथ महिला पुलिस आकर बदतमीजी कर रही है। मुझे ये कारण समझ में नहीं आया कि क्यों, जब हम लोग घर खाली करने को तैयार थे तो इस तरीके से घर को खाली करवाने की क्या जरूरत थी, किसके दिशा निर्देश पर? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इतना दबाव था कि भैया चिराग पासवान को बेइज्जत करो, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को बेइज्जत पहले वो कर चुके हैं, कि उनको बेइज्जत करके निकालो? क्या ये चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इज्जत मेरे मान सम्मान की जिम्मेदारी बिहार की 12 करोड़ जनता ने उठा रखी है। जब 12 करोड़ जनता मुझे इज्जत दे रही है, आपके फेंकने से या आपके मुझे घर के बाहर फेंकवाने से चिराग पासवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटाया, मेरे चाचा आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के तौर पर। आज बिहार की 12 करोड़ जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। आपने मुझे एक घर से निकाला, लिख के ले लीजिए, बिहार की 12 करोड़ जनता के दिल में आज के बाद चिराग पासवान बसने वाला है। चिराग पासवान को आप कितना तोड़ने की कोशिश कर लें, कितना झुकाने की कोशिश कर लें, बार बार कहता हूं, शेर का बच्चा हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं, ना डरने वाला हूं ना झुकने वाला हूं। आप मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, अफसोस की बात है कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं डरता किसी परिस्थिति से नहीं हूं। अपने नेता रामविलास पासवान से मैंने सीखा है। पर मेरे सवाल हैं उन नेताओं से जो आज मेरे नेता के नाम पर सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। भाई वो दौर था जब आप मांग करते थे, मैं पशुपति कुमार पारस जी की बात कर रहा हूं, आदरणीय चाचा जी की। वो दौर था जब वो मांग करते थे कि 12 जनपद को रामविलास पासवान स्मारक के तौर पर घोषित किया जाए। आज जिस सरकार में आप मंत्री हैं, उस सरकार ने आपके भगवान के मंदिर को ध्वस्त किया। किस मुंह से आप सरकार में मंत्री हैं आज की तारीख में? सिर्फ अपने लालच के लिए, कुर्सी का लालच ना। तो आज आपने दिखा दिया ना, बता दिया ना कि भैया कुर्सी के लालच में आपने परिवार को तोड़ने का काम किया, आपने पार्टी को तोड़ने का काम किया, और आज अपने ही भगवान के मंदिर को ध्वस्त होता देखकर आप खामोशी से बैठे हैं। भाई यही मेरे नेता थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 2002 में अगर उन्हें घर की परवाह होती, मकान की परवाह होती, तो कभी सिटिंग मंत्री के तौर पर वो इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया, पर कभी उन्होंने घर के लिए या अपने सिद्धांतों से किसी से समझौता नहीं किया। और आज वही लोग, उनके भाई, मंत्री बने बैठे हैं। भाई ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात है भैया, कि ये सब बिहार की जनता देख रही है, और खास तौर पर वो दलित महादलित समुदाय देख रहा है, वो पिछड़ा वर्ग देख रहा है। इसी घर से मंडल कमीशन की नींव रखी गई थी। 12 जनपद से ही मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान ने पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया। इसी घर से उन्होंने उस संविधान की रचना की जिसमें सबसे पहली बार ऊंची जाति के गरीब वर्ग के लोगों की आरक्षण की मांग की गई थी। इसी घर में दलित समाज हो, महादलित समाज के लोग हों, उनके सम्मान के संरक्षण के लिए जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को जब ध्वस्त करने की बात की गई, जब उसे धूमिल करने की बात की, तो मेरे नेता ने उस वक्त भी बंगले की चिंता नहीं की, मौजूदा केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया, और इस SC ST एक्ट को यथास्थित स्थिति में लाने का वहां पर निर्णय लिया गया। तो भैया आज जब आप इस घर को छीन रहे हैं, तो तमाम उस दलित महादलित समुदाय के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जिसको आपने इसी साल पद्म भूषण दिया, उसकी बीवी को आपने कैसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, उसके बच्चे को कैसे आपने निकाला। तो भैया जब ये लोग देख रहे हैं, तो आने वाले समय में ये लोग भी आपको जवाब देंगे, बताएंगे, और ये जवाब खास तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो आज मेरे नेता की वजह से वहां पर मंत्री बने हुए हैं।